बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब इसलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद वक्फ की जमीन को कब्जा किए हुए हैं। ये तो कहने के किसी का बाप की जमीन कब्जा नहीं किया है, गलत कह रहा है। आप मुसलमानों को 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे दे नहीं रहे हो, उससे पहले पुलिस मार्शल के जरिए से उसकी पिटाई करा रहे हो। अब तो मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बोर्ड में कानून लेके आ रहे हो, उसके माल और उसकी जमीन और जायदाद के तहफ्फुज के लिए कानून लेके आ रहे हो। सब झूठ है। अभी कानून राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, अभी से योगी कह रहा है सबका इंक्वायरी कराओ, कहाँ पर अवैध रुपए। ऐसा कानून बना दे रहे हो कि इसके पास कागज नहीं, कोई 200 साल 300 साल से है उसके पास कागज नहीं है, उसको तुम जब्त करोगे। कोई कब्रिस्तान के पास कागज नहीं, उसको तुम जब्त करोगे। कोई खानकाह के पास कागज नहीं, उसको तुम जब्त करोगे। ये सारा प्रोपेगेंडा मुसलमानों की जायदाद को लूटने का प्रोपेगेंडा है, कोई कानून नहीं है। ये जानिए 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को किसी तरह नीतीश कुमार जी की पार्टी को तबाह कर दे। अब तो इसको विलय कर ले, उस क्या नहीं। और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं ले नरेंद्र मोदी, उस वक्त तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, कोई भी उसके खानदान का एक बता दे कि उसके हिंदुस्तान की आज़ादी में उन लोगों का किसी का कोई योगदान है? कोई योगदान नहीं, किसी का कोई योगदान नहीं है कभी। स्वागत है आपका दोस्तों केटीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश में घमासान मची हुई है और राज्यसभा लोकसभा से बिल पास हो चुका है। बस ये अब राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अब वहाँ से ये होकर के आएगा तो फिर पूरी तरीके से ये कानून लागू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से ही इसको सर्वे करने के लिए निर्देश दे दिया गया है सभी जिलों को, जिलाधिकारियों को, कि देखें कहाँ पर अवैध संपत्ति है, कहाँ पर नहीं है। उन सभी को जांच करके जब्त किया जाए, कार्रवाई की जाए। खैर हम वो बात भी करेंगे, लेकिन अभी ये इंटरव्यू हम लोग जो करने वाले हैं ये वक्फ बिल को लेकर के करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के कद्दावर नेता ठाकुरगंज से मुफ्ती अतर जावेद साहब। वक्फ बिल से जुड़े हुए हम दोनों बात करेंगे इस मुद्दे पर, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है KTV लाइव में। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने इसमें बुलाया स्टूडियो में। वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश में घमासान मची हुई है। वक्फ बिल पास हो चुका है, अब हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, वक्फ बिल जो लाया गया है 2024 का, ये दरअसल मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए सच्चाई यही है। सरकार जो भी बहाना बनाए, जो भी उसके अगेंस्ट में जवाब दे, चूँकि अपोजिशन में जितने भी लीडरान हैं वो लोग भी ज्ञान है, लोगों को भी ज्ञान है, वो लोग भी पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट में बहस हुई है, सारे लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तमाम निकात पर बातचीत हुई, तो इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो इस वक्त बिल पेश किया गया है वो मुकम्मल तरीके पर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए, उनकी जायदादों को कब्ज़ा करने के लिए बिल लाया गया है। इस पर दो राय नहीं है। कैसे? देखिए, जितना भी आपने अभी तो, क्योंकि आपके पास 10 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, सारी बातें यहाँ मौजूद नहीं। आपने पार्लियामेंट में देखा बैरिस्टर साहब भी अपनी बातों को कैसे रखा, और भी अपोजिशन के लीडरान ने भी जो भी बातें रखी उनके निकात पर, उनकी बारीकी पर, और उसमें जो जो वो करना चाहते हैं उन बातों को भी उसमें जिक्र किया गया है। तो निश्चित रूप पर सरकार की नीयत ख़राब है और नीति भी ख़राब है, सारी चीज़ें इनकी ख़राब है। तो ये बिल तो उन्होंने पास कर दिया लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, अब उसके मोहर लगना बाकी है। पर यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत की सबसे बड़ी अक्सरियत है, यानी अक्सरियत के बाद सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की है। बरसों में देश जब से आज़ाद हो उससे पहले से वक्फ चला आ रहा है, उसके बाद से चला आ रहा है। सरकार पहले अटल जी की भी सरकार बनी, UPA 1 की, UPA 2, 3 की सरकार बनी, इस तरह की हालात सामने में नहीं आई। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और इसी तरीके पर योगी जी, ये लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को या देश के युवाओं को भटकाने के लिए, उनके जहन को मुंतशिर करने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा कानून लाया जाए कि देश का युवा रोज़गार मांगना भूल जाए, और जो कार्ड खेल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का,
मुसलमानों से हिंदुओं को नफरत कराना चाहते हैं, उसी के लिए बिल लाया है। उसके सिवा कुछ नहीं है। मुसलमानों के जहन और दिमाग को उसके तरफ कन्वर्ट करा रहा है ताकि ये लोग रोज़गार की बात ना करें। क्यों आखिर अपने देश के लोगों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करेंगे? उसको सत्ता में बना रहना है, गद्दी में रहना है, प्राइम मिनिस्टर रहना है, होम मिनिस्टर रहना है, उसी के लिए कर रहे हैं। देश चूल्हे भार में जाए, युवा कुछ भी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, माइनॉरिटी का कुछ भी हो जाए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए माइनॉरिटी के लोगों ने, मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश की, उस वक्त उस ज़माने में वो उलमा जिसको आज वो कटमुल्ला बोलते हैं, उनको तो ये गैरत होनी चाहिए कि इस देश की आज़ादी में उलमा कराम ने एक ज़माने से 200 साल पहले, सबसे पहले उलमा कराम ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उसके बाद लड़ाई लड़ते रहे, फिर एक दफ़ा फिर लड़े। उसके बाद तीसरे मरहले में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के लड़ाई किया, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। जितने भी भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग हैं, कोई भी उसके ख़ानदान का एक बता दे कि उसके हिंदुस्तान की आज़ादी में उन लोगों का किसी का कोई योगदान है? कोई योगदान नहीं, किसी का कोई योगदान नहीं है। कभी भी बता दे कि कोई है। आज पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का काट खेल के नफ़रत का जो आग झोल रहा, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों के अंदर जो दहशत पैदा हो रही है, चाहे सफ़र में हो, हवाई जहाज़ में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, हर जगह नफ़रत ही नफ़रत। एक आदमी सामान ख़रीदता है, उसमें भी सोचता है कि हम किस धर्म के पास सामान खरीदें। अच्छा, आपने जैसे कि बात कही है कि जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन वहीं पर बीजेपी के लोग और अन्य लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो योगदान दिया था, ये सच है दिया था, लेकिन इसके बदले में तो पाकिस्तान ले लिया। हिंदुस्तान में भी क्या देखिए, जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में है वो बाई चॉइस है, चांस नहीं है। और हमारे आबा व अजदाद ने, हम लोगों ने देश को आज़ाद किया था हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए नहीं। जिनको नहीं पसंद था वो चला गया। तो पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? बांग्लादेश में हिंदू नहीं है क्या? वहाँ भी है, यहाँ भी है। हम तो नहीं चाह रहे थे। जिन लोगों ने किया आज नतीजा भुगत रहा है। हम पाकिस्तान के कोई हिमायत में नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, सुबह से शाम तक पाकिस्तान का नाम लेंगे, बांग्लादेश का नाम लेंगे, मुसलमानों का नाम लेंगे, हिंदू का नाम लेंगे, मस्जिद मंदिर, ये ड्रामा करके पूरे देश के कानून व्यवस्था को, पूरे देश के हिंदू मुस्लिम एकता को, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर के जो इतना हंगामा मचा हुआ है, आप लोग हंगामा कर रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल में हंगामा वही लोग कर रहे हैं जो इसकी संपत्ति को अपना कब्जा किए हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उसकी संपत्ति हाथ से जाए, और गरीब मुसलमानों के लिए भलाई करने के लिए ये बिल है। गरीबों का भला न कल किया है न आज करेगा। जो मुसलमान ये चाह रहा है कि ये बिल ना पेश किया जाए। आप मुसलमानों को 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे दे नहीं रहे हो, उससे पहले पुलिस मार्शल के जरिए से उसकी पिटाई करा रहे हो। अब तो मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बोर्ड में कानून लेके आ रहे हो, उसके माल और उसकी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून लेके आ रहे हो। सब झूठ है। अभी कानून राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, अभी से योगी कह रहा है सबका इंक्वायरी कराओ, कहाँ पर अवैध रुपये, क्या करना चाह रहा है? अरे भाई, जो ज़मीन औकाफ में है वो तो कम से कम है ना, आप उसको छीन रहे हो। ऐसा कानून बना दे रहे हो कि इसके पास कागज़ नहीं, कोई 200 साल 300 साल से है, उसके पास कागज़ नहीं है, उसको तुम जब्त करोगे। कोई कब्रिस्तान के पास कागज़ नहीं है, उसको तुम जब्त करोगे। कोई खानका के पास कागज़ नहीं है, उसको तुम जब्त करोगे। ये सारा प्रोपेगेंडा मुसलमानों की जायदाद को लूटने का प्रोपेगेंडा है। कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में। क्या कानून है बताइए? कौन सा कानून चल रहा है? कानून से चल रहा है क्या? ये 2-3 आदमी जो चाहता है वही करता है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है। संविधान से चल रहा है तो ये चलने दे रहा है क्या? ये तो गैर संवैधानिक कानून है। क्यों? ये बिल भी पास हुआ कानूनी तरीके से। अरे भाई, क्या कानूनी? मैं कहता हूँ आप अक्सरियत है, जो चाहोगे कर लोगे। आपकी अगर अक्सरियत है, आपके पास वोटिंग हुई, जो ज़्यादा वोटिंग हुई, यही तो बात है ना। वोटिंग, वो लोग, उन लोगों के गैरत को सवाल है कि जो लोग हमेशा सेकुलरिज्म का झंडा लहरा है और सेकुलरिज्म के नाम पर आवाम से वोट लेने का काम किया, भले वो एनडीए के गठबंधन में वो लोग हैं, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उनके वालिद रामविलास पासवान जी, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। वो हमेशा वो भाजपा में रहे भी, कहीं भी एनडीए अलायंस में उनकी सरकार में रहे वो, लेकिन हमेशा कोई भी ऐसा मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी होती तो उसके खिलाफ करते थे। लेकिन चिराग जी ऐसा नहीं कर रहा है।
अच्छा, आप मतलब इतना वक्फ बिल के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि वक्फ जो रजिस्टर्ड संपत्ति है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और जो ऑलरेडी पहले से मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगी। जो अनरजिस्टर्ड है, अरे भाई अनरजिस्टर्ड कौन रजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड कौन ये कह रहा है? अनरजिस्टर्ड आपके पास जब ये कुछ ज़मीनें ऐसी है जिसके बाद 200-300 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उसके पास अभी कागज़ नहीं है, मिसाल के तौर पर बरसों से, मिसाल के तौर पर कोई मस्जिद है, कोई खानका है, 300 साल 400 साल पुराना है, आप उसको कहोगे कागज़ नहीं है तो वो हमारा है, हमारी ज़मीन लेके तुम दूसरे को दोगे, तो ये तो गलत है ना। अरे अगर वो कमी है, किसी का कागज़ नहीं है तो उसको कागज़ बनाओ, किसी में डिस्प्यूट है उसको सही कराओ, कोई गैर कानूनी कब्जा किया उसको छुड़ा करके औकाफ में दो, कोई जबरन कब्जा करके उसको छुड़ाने का काम करो ना, तुम उस जायदाद को अपने कब्जे में लेकर के अपने दोस्तों को बांटना चाह रहे हो। ये तो हो रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब इसलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद वक्फ की ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। ये तो कहने के किसी का बाप की ज़मीन कब्जा नहीं की है, गलत कह रहा है। मैं कहता हूँ वक्फ की ज़मीन पर आप बताइए, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वक्फ की है जायदाद, बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली, आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड में है, आधी दिल्ली। ये क्या हो रहा है कि दिल्ली सरकार की नीयत बिगड़ गई, वहाँ DDA का बोर्ड लगा दिया, जहाँ वक्फ की जमीन है वहाँ पर DDA का बोर्ड लगा दिया। मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की सारा, तो ये इन लोगों को इसको पता है कि 9,500 करोड़ लाख, 9.5 लाख मतलब 9,80,000 करोड़ जो जमीनें हैं ये वक्फ में, इसको हासिल, ये मुसलमानों को कैसे तंग किया जाए, उनकी ज़मीन कैसे हासिल की जाए। यानी आपकी कागज़, आपकी ज़मीन रहते हुए, आपकी मस्जिद रहते हुए, आपका खानका रहते हुए, आपको कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा करके एक दिन कहोगे भाई खानका रहे ना रहे, ज़मीन रहे ना, हम छोड़ देंगे। ये परेशान कराना चाह रहे हैं। ज़मीन छोड़ देंगे, वो अपना हत्या लेगा। क्या करेगा? वो तो हत्याने के लिए किया ही है। आपके पास तरह तरह के कागजात मांगेंगे, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, आप कागज पेश नहीं कर पाओगे, उस जमीन को कब्जा कर लेगा। मैं कहता हूं कानून लाने की जरूरत क्या थी? आप उसी को सही करो ना। कानून लेकर रोजगार देने की तो बात कर नहीं रहे हो, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है उसकी बात कर नहीं रहे हो, ट्रेन में किराया बढ़ाया जा रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। अच्छा, यहाँ बताया जाता है कि जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो अनरजिस्टर्ड है, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 20% ज़मीन जो है वो रजिस्टर्ड है, 80% ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं है। 99% औकाफ की जो ज़मीन सरकार बता रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार के इल्म में है, 99% जो औकाफ की ज़मीन जायदाद है वो रजिस्टर्ड है, सरकार के इल्म में है, नरेंद्र मोदी के इल्म में है। अच्छा, उसके बावजूद, हाँ रजिस्टर उसके इल्म में है कि ये ज़मीन औकाफ की है, उसके बावजूद भी ये कानून लेके आ रहे हैं, उसके इल्म में सब कुछ। तो क्या मकसद होगा आखिर? भाई मकसद क्या है भाई? आपको परेशान करना है, हिंदू भाई को खुश करना है, ताकि वोटों का ये करना है, हमको वोट लेना है, अभी चुनाव है उसको फ़ायदा लेना है, मुसलमानों को नफरत कराना है हिंदुओं से, यही करना है। तो इस तरह से तो फिर MIM भी चाहेगी कि हमें भी फायदा हो। इसको भाई MIM क्या चाह रही है? MIM नहीं बल्कि और आप एक बात बताइए, विपक्ष में सब चाहेंगे। हमारा जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, पार्लियामेंट में आपने देखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन का और लीडरों ने भी बोला, बहुत अच्छा बोला, काबिल मुबारकबाद है, पर बैरिस्टर साहब ने इसकी तमाम बारीकियों को, तमाम नकात पर उन्होंने गुफ्तगू की, सरकार के पटल में बताया कि इसमें ये खराबियां हैं, ये बुराइयां हैं, सरकार ये चाह रही है, सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी आप नहीं मानोगे, आपकी अक्सरियत है, बस ये है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास अक्सरियत है, मैं जो चाहूँगा करूँगा, वही है। रात के 2 बजे तक आपको इसको बहस हुई और उसके बाद कानून आपने पास कर दिया, तो आपके पास अक्सरियत के बलबूते भी। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो लोग सेकुलरिज्म का नारा लगाकर हमेशा सियासत करने का काम किया और JP आंदोलन का हवाला दिया, चाहे वो समाजवाद हो या कोई भी हो, लोग आज नीतीश कुमार, पूरी दुनिया देख रही थी नीतीश कुमार को कि अगर ये बिल पास हुआ तो नीतीश कुमार उसकी मुखालफत करेंगे, वो सेकुलर मिजाज के थे। लेकिन आज उसने क्या किया? उसने अपनी मट्टी पलीत करा दी, पूरे बिहार की मट्टी पलीत कर दी। सरकार को झुकाना चाहिए था, सरकार को झुकाना चाहिए था उनको, ना ये कि वो झुक गए। सरकार, क्योंकि इनके दम पर सरकार है तो इनको सरकार को झुकाना था, ये झुक गए सरकार के पास।
कुछ और तो जान मजबूरी लीजिए, रही होगी, कुछ तो मजबूरी क्या, ये जानिए 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को किसी तरह नीतीश कुमार जी की पार्टी को तबाह कर दे। अब तो इसको विलय करने उस क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा किसको होगा? इस कानून से फ़ायदा तो बीजेपी को होगा, नीतीश कुमार को कुछ नहीं होने वाला है, उसका नुकसान होगा। कम से कम एक भ्रम था, सुनिए, कम से कम एक भ्रम था कि माइनॉरिटी के लोग, दलित, मुस्लिम, ये सब कुछ ना कुछ जो माइनॉरिटी के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग नीतीश कुमार के थे। आज भी 10 से 8-10% वोट मुसलमानों का नीतीश कुमार को जा रहा है। लोकसभा में हुआ, विधानसभा में हुआ, लेकिन इन्होंने वो उनको सपोर्ट करके अपने वो तमाम वोटों को ख़त्म कर दिया। अब तो उनकी मजबूरी हो गई, बीजेपी कहेगी कि तुम यहाँ बैठो, बीजेपी कहेगी यहाँ पेशाब करो, तो उसको करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं, नीतीश कुमार किसी घाट का नहीं है। तो उनको भी तो फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलेगा? लोग विधानसभा चुनाव में अगर मान बीजेपी को फायदा मिलता है तो इनको भी मिलने वाला है, क्योंकि ये भी अलायंस में है ना। अलायंस में होगा ना, अब उसको पता चल जाएगा कि कहाँ अलायंस। मुस्लिम वोट अगर नहीं मिलेगा तो इसको तो फिर जैसे अरे भाई उनको नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं कि मुस्लिम हिंदू सब उनके मुआफिक है। आज भी 60% लोग खिलाफ है, 32% पर सरकार है, उसके खिलाफ है, सारे लोग खिलाफ है। फिर भी सरकार वही है, सरकार उसकी है, अलग बात है। उस सरकार के बलबूते पर आपके पास ताकत है, जो चाहे कर लीजिए, जैसे हिटलर ने किया, किंग जोंग कर रहा है, ऐसे बन के करिए। देखिए तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती है। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा नेपाल मुल्क था, हिंदू राष्ट्र था, लेकिन नहीं चला, लास्ट में वहाँ भी सेकुलरिज्म का झंडा लगाना पड़ा। तो ये हमारा मुल्क जो है, इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर सेकुलरिज्म रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारगी के साथ रहे। अभी क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर होली के मौके पर जो तांत्रिक खेला, जो खेल खेला, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे कि होली के मौके पर हम लोगों का आदमी भी, दिवाली के मौके पर हम लोगों का आदमी पटाखा फोड़ रहा है, ईद के मौके पर वो हमारे यहाँ सवियाँ खा रहा है। ये सब नफरत डाल करके एक दूसरे के अंदर बेगानगी और नफरत का माहौल पैदा कर दिया। आगे यह वोट को लेकर के AIMIM का क्या कदम रहेगा सीमांचल किशनगंज में? AIMIM का तो बिल्कुल ये साफ है कि हम लोग अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। कल शाम को हम लोग पार्टी की मीटिंग होगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग लेकर के पूरे बिहार में, जो बिहार यूनिट है हमारा, हम पूरे बिहार में इसकी तहरीक चलाएंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन कानून के हिसाब से, जो हमको राइट है, हम उसके तहत हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं। और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं ले नरेंद्र मोदी, उस वक्त तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ज़मीन ले लिया, सबसे बड़ी बात है ज़मीन। आपके पास पैर रखने की जगह नहीं रहेगी तो आप खड़े कहाँ रहोगे? तो सबसे हमारे पैर के नीचे से हमारी ज़मीन खोद रहा है। पहले आपको ज़मीन खोदवाए, आप रहोगे कहाँ? तो जो ये करने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ब्लॉक लेवल पर भी हम लोग काम शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती अतर जावेद साहब, जो कि AIMIM के कद्दावर नेता हैं। इनसे वक्फ बिल को लेकर के हमारी बातचीत हो रही थी। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।